Hello everyone, this is CS Vikram Shroy and welcome to Affordable Classes. Guys, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारी क्लास 1 हो चुकी है इसमें ऑलरेडी। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। हमने ये सारा बात किया था। आगे फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बात करते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो सेकंड एसेंशियल चीज होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेकंड एसेंशियल चीज होती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी एन intention among the parties। पार्टीज के बीच में इंटेंशन होनी चाहिए। दैट अग्रीमेंट शुड बी अटैच बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये कहना चाह रहा है एग्रीमेंट जो है, ये कहना चाह रहा है एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा? शुड बी अटैच बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट है उसमें एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। इफ देयर इज नो सच इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीजें का होना जरूरी है। पहला एग्रीमेंट और दूसरा एक लीगल ऑब्लिगेशन। हमने एग्रीमेंट पढ़ लिया, एग्रीमेंट के एसेंशियल जो चीजें होती हैं वो हमने पढ़ ली। हम बात करते हैं लीगल इंटेंशन की कि भाई एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए। अगर लीगल इंटेंशन नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। प्रपोजल ऑफर इज मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट टू अदर पार्टी एंड व्हेन द अदर पार्टी एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फॉर प्रपोज टू डू। कि इसमें एक पार्टी क्या करती है, अब क्या होता है देखो किस तरह से होता है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरे पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है ना। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आता है और वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनके बीच में एक लीगल रिलेशन, जिसमें वो क्या करते हैं, एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करते हैं। और जब लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाता है वो क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और वो क्या बनाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल क्या रिलेशन, लीगल रिलेशन, ये चीजें होना जरूरी है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आती है तो अग्रीमेंट बनता है और उसके बाद अगर लीगल रिलेशनशिप, अगर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन का होना भी यहाँ पे क्या आता है? कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कंसिडरेशन के बिना, विदाउट कंसिडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा।
Consideration is one of the more essential element of the valid contract. The requirement of consideration stem from the policy of extending the aim of law to the enforcement of mutual promise of the party. A mere promise is not enforceable by law. For example, if A promised to take make a gift to ₹500 to B, कि ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको बी को 500 रुपये क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा, एंड सब्सिक्वेंटली चेंजेस हिज माइंड, बी कैन नॉट सक्सीड अगेंस्ट ए फॉर ब्रीच। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि भाई आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ रिसीव होना चाहिए। क्लियर है? देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन होना एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत जरूरी है। क्लियर है? सर फेडरिक डिफाइन किया है कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन एज एन एक्ट और फॉरबियरनेस ऑफ वन पार्टी। कंसिडरेशन क्या है? सर फेडरिक क्या कहते हैं? कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन क्या है? एक्ट और फॉरबियरनेस ऑफ एक्ट और फॉरबियरनेस ऑफ वन पार्टी, एक्ट और फॉरबियरनेस ऑफ वन पार्टी, और द प्रोमिस देयरऑफ इज द प्राइस फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बॉट। और दूसरा क्या है इसमें? और प्रोमिस या फिर प्रोमिस होता है, कोई दूसरा पर्सन तक है, आपने किसी को ऑफर किया, दूसरे पर्सन ने आपकी बात को माना और प्रोमिस किया कि मैं आपको प्रोमिस करता हूँ हम ये काम करेंगे। तो प्रोमिस भी क्या होता है? किसी के ऑफर के अगेंस्ट आप प्रोमिस कर देते हो, एक्सेप्टेंस कर देते हो और प्रोमिस कर देते हो, तो वो प्रोमिस जो होता है वो एक कंसिडरेशन होता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लोज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिफाइन क्या करता है? कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। अब कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something। कि भैया कहना चाह रहा है कि प्रोमिसर की, मतलब जो ऑफर कर रहा था उसकी कुछ इच्छा थी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रोमिसी ने क्या किया, वो काम कर दिया, या वो कर रहा है वो या नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है? इट इज कॉल्ड, जो वो प्रोमिस ये कुछ करने, उसको प्रोमिसर के डिजायर को पूरा करने के लिए वो कुछ करता है, तो उसको बोला जा रहा है कंसिडरेशन। ठीक है ना? समझ आ गई कंसिडरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या है कंसिडरेशन का? कंसिडरेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? पहला, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रमोटर। Section 2 clause D of the act begin with the statement that consideration must be moved at the desire or request of the promisor। कंसिडरेशन जो होता है वो मतलब कोई ऑफर कर रहा है, कोई किसी की इच्छा है, कोई अपनी इच्छा बता रहा है, किसी की कुछ डिजायर है, तो इसमें क्या होता है? दिस मीन दैट whatever is done must have been done at the desire of promisor। आप जो भी कर रहे हो आप प्रोमिसर की किस पे कर रहे हो? डिजायर पे कर रहे हो, नॉट वॉलंटरली, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, और नॉट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, ना ही थर्ड पार्टी की डिजायर से करते हैं। अगर एक यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, इफ ए रश टू बी इज हेल्प हुज हाउस इज ऑन फायर, देयर इज नो कंसिडरेशन बट अ वॉलंटरी एक्ट, बट ए गोज टू बी इज हेल्प एंड बी रिक्वेस्ट, देयर इज अ गुड कंसिडरेशन एज बी डिड नॉट विश टू डू एक्ट ग्रेशियसली। मतलब यह होता है कि कोई पर्सन अपनी कोई डिजायर बताता है, इच्छा बताता है। आपने कहा कि सर मेरी इच्छा है कि आप क्लास इवनिंग में लो, अगर मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने जब आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ करने के लिए यस किया, तो यहाँ पे क्या होता है? कंसिडरेशन, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने कोई अपना यस किया, तो उसे बोला जाता है कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रमोटर। दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पे क्या है, आगे बात करते हैं।
दूसरा चीज क्या होती है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। इंग्लिश लॉ की अगर मैं बात करें, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी सो दैट अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट sue to the contract. A person seeking to enforce a simple contract must prove in court that he himself has given the consideration in return for the promise he is seeking to enforce. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ए ने अपनी कोई डिजायर बताई, कोई ऑफर दिया किसको, बी को, बी ने उसको आगे किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या नहीं कर सकती, शू नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती, किसके लिए, एनफोर्समेंट करने के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी शू नहीं कर सकती। समझ आ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी बात होती है, ये कुछ नहीं, इसको काट दो, आगे बढ़ते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A stranger to contract cannot sue both under the English law and Indian law. दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में, इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कोई तीसरा पर्सन आके, यानी सी है, क्या नहीं कर सकता, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई तीसरा पर्सन आके सू नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी केस फाइल कर सकता है लेकिन तीसरा पर्सन नहीं कर सकता, फॉर दी वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ आ गई, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक केस आया था, डनलूफ फिनोमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फिश लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, डी ने सप्लाई किए थे टायर टू अ वूलसेलर एक्स। डी ने क्या किया था, सप्लायर किए थे टायर, एक वूलसेलर था एक्स, ऑन कंडीशन दैट एनी रिटेलर टू हुम X reship the tire should promise X not to sell them to the public below D's list price. बट डी ने क्या किया था कि X को होलसेल में माल बेचा था, और किस कंडीशन पे बेचा था कि भाई अगर आगे वो किसी रिटेलर को माल शिप करेगा तो वो जो डी का लिस्ट प्राइस है उससे प्राइस पे माल नहीं, कम प्राइस पे नहीं बेचेगा। एक्स ने क्या किया, शिप किया है टायर टू एस, एस ने क्या किया, शिप कर दिया टायर टू एस अपॉन द कंडीशन, बट नेवरदलेस एस सोल्ड द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस। और एस ने क्या किया, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक था डी, ये टायर बनाता था, इसने एक्स को, होलसेलर को क्या कर दिया, माल बेच दिया, और उसने कहा कि भाई मैं आप पे कंडीशन लगाता हूं कि आप जो ये माल आगे रीशिप करोगे किसी रिटेलर को, तो आप इसको जो लिस्ट प्राइस है उससे कम पे नहीं बेचोगे। एक्स ने ये माल एस को बेच दिया और एस ने आगे लिस्ट प्राइस से ये माल बेच दिया। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थी, डी और एस थी। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थी, डी और एस थी। बट डी जो है वो एक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, लेकिन डी एस के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि डी और एस का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तो जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे से बाउंड होती है, तीसरी पार्टी उसमें बाउंड नहीं होती, तीसरी पार्टी कोई केस फाइल नहीं कर सकती, ना ही वो एनफोर्सेबल होती। क्लियर, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ कंसिडरेशन, जो ये कंसिडरेशन है कितने तरह का होता है। कंसिडरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एग्जीक्यूटरी, एक होता है एग्जीक्यूटेड। कंसिडरेशन दो तरह का होता है, एग्जीक्यूटरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड।
एग्जीक्यूटरी या फिर फ्यूचर, इसका मतलब होता है विच मीन दैट इट मेक द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन के अंदर जो प्रोमिस होता है, इसमें प्रोमिस को, जो प्रोमिस टू बी परफॉर्म, कि मतलब इसमें प्रोमिस किया जाता है कि मैं फ्यूचर में आपका ये काम करूंगा। जब आप फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई प्रोमिस करते हो कि प्रोमिस टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, प्रोमिस टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, कि भाई जो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है, इसमें बोला जाता है कि इसको परफॉर्म किया जाएगा, टू बी परफॉर्म किया जाएगा इन द फ्यूचर। एग्जीक्यूटरी विच मीन दैट इट मेक द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रेजेंट। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट एक्ट, जब आप प्रेजेंट में कोई काम करने के लिए कोई प्रॉमिस करते हो, ये प्रेजेंट में आपने कुछ प्रॉमिस कर दिया कि भाई हाँ मैं आपको दे रहा हूं, आज ही दूंगा या कल दूंगा, तो इसमें क्या होता है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो आप अपना प्रॉमिस कर रहे हो वो प्रेजेंट में पूरा कर रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूटरी में जो आप प्रॉमिस पूरा करोगे वो फ्यूचर में पूरा करोगे। एक होता है पास्ट, पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट consideration which means past act or for business, that is to say act constituting consideration which took place, कि भाई इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्ट जो जो पास्ट में हो चुका है, कोई भी कंसिडरेशन जो पास्ट में हो चुका है, उसके रिगार्डिंग क्या करते हो, आप प्रोमिस को पूरा करने के लिए कंसिडरेशन देते हो। Past which means a past act or forbearance, which that is to say act constituting consideration which took place and is completed before the promise is made। कि वे प्रॉमिस बताने से पहले, प्रॉमिस बनाने से पहले जो एक्ट हो चुका है, इसमें कंसिडरेशन देखो क्या है, तीन तरह से था कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तीन तरह से था। एक था एग्जीक्यूटरी, मतलब फ्यूचर, कि भाई इसमें क्या है, आप जो प्रॉमिस परफॉर्म करोगे किसी एक्ट से रिलेटेड, वो कहां कब करोगे, फ्यूचर में करोगे, कब करोगे, फ्यूचर में करोगे। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है प्रेजेंट, जिसमें आप क्या करते हो, विच इज एक्ट और फॉर बिजनेस और सफर फॉर अ प्रॉमिस, तो भाई जिसमें आपने प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया है आज ही उसी काम को करने के लिए, कि भाई मैं आपका ये प्रॉमिस आज पूरा करूंगा या नेक्स्ट डे पूरा करूंगा। लेकिन एक होता है पास्ट, कि भाई जिसमें आपने काम कर दिया है, प्रॉमिस करने से पहले आपने कोई काम हो चुका है और उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन है आज आप पे करोगे, काम हो चुका है, कंसिडरेशन आज पे करोगे, तो वो हो चुका है पास्ट। प्रेजेंट होता है कि काम भी आज होगा, कंसिडरेशन भी आज पे करोगे, और फ्यूचर में होता है कि भाई आप जो कोई कंसिडरेशन है, कोई भी प्रॉमिस जो है परफॉर्म करोगे फ्यूचर के अंदर। क्लियर है? अब रूल गवर्निंग द कंसिडरेशन, रूल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग क्या क्या रूल है, रूल गवर्निंग द कंसिडरेशन, भाई एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन में बी एक्ट ऑफ एब्सटेंसेस और प्रॉमिस। कंसिडरेशन मस्ट बी म्यूचुअली होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कि भाई आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रॉमिसर। तो ये कहना चाह रहा है कि कंसिडरेशन प्रॉमिस से कुछ ज्यादा होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू
फॉर द प्रोमिसर। तो भाई जिसमें एक प्रोमिसी क्या होगा, कुछ करने के लिए बाउंड होता है, उससे ज्यादा अगर कुछ है तो वो कंसिडरेशन होना चाहिए। तो भाई आपका हर एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, एक कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कोई प्रॉमिस भी हो सकता है, म्यूचुअली कंसिडरेशन होना चाहिए, रियल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंडेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, है ना। अब आगे आता है हमारे पास आगे टॉपिक आता है व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, भाई कब कब आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पहला कंसिडरेशन की जरूरत कब नहीं पड़ती, if it is expressed in written and registered and made out of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other। तो यहाँ पे क्या है, फादर ने अपने सन को कुछ गिफ्ट दिया। फादर ने अपने सन को कोई गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दिया। वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज जो आप दे रहे हो वो एक नेचुरल लव में दे रहे हो। वहां पे फादर और सन का जो प्यार होता है वो नेचुरल होता है। फादर ने अपने डॉटर को शादी में गाड़ी दे दी, कुछ भी दे दिया, तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं होता, वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। वहां पे आप अगर कोई भी चीज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रहे हो तो वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा, if it is made to compensate a person who already done something voluntarily for the promisor or done something which is promisor was legally capable to do। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर आप ऑलरेडी क्या कर लिया, आपने कुछ किया है, आप भाई यहाँ पे आपने प्रोमिसर के लिए ऑलरेडी वॉलंटरली बेसिस पे कुछ किया था, या फिर और डन समथिंग, या फिर आपने कुछ किया विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, कि भाई जिसमें प्रोमिसर आपको कंपेल कर सकता था लीगली, जो इसमें ऑलरेडी आपने कुछ कर दिया है। मतलब किसी को कंपनसेट करने के लिए आपने ऑलरेडी किसी के लिए कुछ कर दिया है, या फिर प्रोमिसर लीगली कंपेलेबल है कुछ करवाने के लिए आपसे और वो आपने कुछ काम किया, तो वहां पे आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, बिना कंसिडरेशन के भी वो चीज हो जाती है। उसके बाद क्या है, इफ इट इज प्रोमिस इन रिटन and signed by person to be charged therewith or by his agent to pay the debt barred by the law of limitation। कि यहाँ पे क्या होता है, if it is a promise, क्या कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉमिस है रिटर्न में, साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयरविथ, कि भाई किसी पर्सन के ऊपर कोई चार्ज था, उसने रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया और उसके एजेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, कोई भी डेट था वो पे किया जाएगा। मान लो किसी ने लोन लिया था, लोन का ड्यूरेशन था 5 इयर्स, बट उसने रीपे नहीं किया। अब वो क्या करता है, टाइम ऑफ लिमिटेशन जो है बार हो चुका है, टाइम बीत चुका है। अब वो क्या करता है पर्सन, उसके ऊपर चार्ज लग गया, कोई केस हो गया। अगर वो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं ये चीजें पे कर दूंगा, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर कंसिडरेशन जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, Beside, according to Section 185 of Indian Contract Act, consideration is not required to create agency। एजेंसी का मतलब क्या होता है, आप अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर इन केस ऑफ गिफ्ट एक्चुअली मेड, तब भी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उस गिफ्ट में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अब आगे आते हैं
फ्लॉस इन कॉन्ट्रैक्ट। फ्लॉस का मतलब होता है कमियां। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कमियां कब हो सकती है? देयर मस्ट बी अ सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर दीज रूल्स मे स्टिल बी बैड। कि भाई कुछ कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि भाई आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट खराब है, बैड है। देयर बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ, वहां पे कुछ कमियां हैं, कुछ एरर है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच फ्लॉ अपीयरेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ रियल एग्रीमेंट। और जो उन कमियों की वजह से जो अपीयरेंट एग्रीमेंट होता है वो एक रियल एग्रीमेंट नहीं होता। देयर इज नो रियल एग्रीमेंट, द लॉ हैज 3 रेमेडी। और जहां पर रियल एग्रीमेंट नहीं होता तो वहां पे लॉ में 3 रेमेडी है। पहला, एग्रीमेंट मे बी ट्रीटेड एज ओन इफेक्ट एज नो इफेक्ट। कि भाई एग्रीमेंट को बोल दिया जाएगा कि इस एग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, एंड देन इट विल देन बी नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। या तो इसको आप क्या कह दो, वॉइड एग्रीमेंट कह दो, या तो इसको आप क्या कह दो, वॉइड एग्रीमेंट कह दो। सेकेंडली, दूसरा क्या होता है, लॉ में गिव द पार्टी एग्रीड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट इज बार्गेन एंड कॉन्ट्रैक्ट इज देन नोन एज वॉइड। या फिर ये हो सकता है वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, पार्टी एट फॉल्ट में बी कंपेल्ड टू पे डैमेज टू द अदर पार्टी। और जिस पार्टी का फॉल्ट था उसको बोला जाएगा कि भाई जो भी दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ है उसके नुकसान की आप भरपाई करो। तो यहाँ पे 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कमियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका बैड था, कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो 3 चीजें हो सकती है, या तो आप अपने एग्रीमेंट को बोल सकते हो कि एक वॉइड एग्रीमेंट है, या आप वॉइडेबल बोल सकते हो। वॉइडेबल में क्या होता है, या तो वो वैलिड हो सकता है एट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी, या फिर वो वॉइड हो सकता है, मतलब वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। तीसरा, पार्टी को बोला जाएगा कि भाई जो भी अगर एक पार्टी को नुकसान हुआ है तो दूसरी पार्टी को बोला जाएगा इस नुकसान की भरपाई करो, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब आता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। अब हमारे पास आता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज डेस्टिट्यूट ऑफ ऑल लीगल इफेक्ट। कि भाई वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, विच इज नॉट हैव एनी विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिनका कोई क्या नहीं होता, लीगल इफेक्ट नहीं होता। इट कैन नॉट बी एनफोर्स एंड कंफर नो राइट ऑन आइदर पार्टी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ना तो एनफोर्स किया जा सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ना ही किसी को कंफर किया जा सकता एनफोर्स। इट इज रियली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहा जा सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। Technically, the word void contract are a contradiction in terms, but expression provide a useful label for describing the situation that arise a contract is claimed but in fact does not exist. Void agreement का meaning होता है, लिखो, a contract is claimed, a contract is claimed, एक contract को claim किया गया but वो contract क्या है, but in fact वो कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिस्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लोज J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ बिकम वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज J of the Indian Contract Act, a contract which cease to be enforceable by law। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो cease to be enforceable by law होता है become void। जो enforceable by law नहीं होता वो क्या होता है, void होता है। When it cease to be enforceable, void means lack of existence of law या nullity। कि भाई जहां पे लॉ एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, void कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या void एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट
विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देखो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला, आपके यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब एग्रीमेंट होगा प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है, एनफोर्सेबल बाय लॉ के अंदर अगर कोई आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, वहां पे लॉ ही नहीं है, तो इट मींस इट इज अ void contract. It is a void contract. Contract and agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of other or others at is voidable. तो ये कहना चाह रहा है कि voidable contract क्या होता है? voidable contract क्या होता है? voidable contract क्या होता है कि भाई एक पार्टी कहती है ये void है, लेकिन दूसरी पार्टी कहती है ये valid है। पार्टी के ऑप्शंस पे क्या होता है? पार्टी के पास ऑप्शन होता है, या तो उसे void कर सकती है या उसे वैलिड कर सकती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं उनके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसको वैलिड करना है या void करना है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है voidable कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? voidable कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गए? क्लियर है? इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि एक वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होते। ऐसे एग्रीमेंट जो एज पर, ऐसे इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं ये बात करते हैं। इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि एक वॉइड एग्रीमेंट की तरह होते हैं। ये वॉइड एग्रीमेंट की तरह होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। ऐसे एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। तो फिर कैसे कहेंगे इनको कि ये इलीगल है? फर्दर ट्रांजैक्शन कोलैटरल टू इट also become tainted with the illegality and are therefore not enforceable. इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये वैलिड नहीं होते। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर इस तरह के, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होते हैं कि भाई अगर ये सिचुएशंस हैं, कुछ सिचुएशंस बता रखी है, कब कहेंगे हम कि इलीगल एग्रीमेंट है। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बता रखी है। पहला, इनकैपेसिटी, अगर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है। फ्लॉ ऑफ इन इनकैपेसिटी, अगर पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है, तब भी क्या है? ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन द लॉ पर्सन आर आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो कंपनी वगैरह होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और इनकैपेसिटी इज द इंसिडेंट ऑफ पर्सनैलिटी। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो भी डिपेंड करता है। अगर देखो कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं, द जनरल रूल इज दैट ऑल द नेचुरल पर्सन्स हैव कैपेसिटी टू मेक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात करूं, हर एक पर्सन जो नेचुरल पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन माइनर, लुनेटिक पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर एनिमल, ये लोग क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं कर सकते। एक माइनर जिसकी उम्र 14 साल से कम है, एक लुनेटिक जो सुनाई नहीं देता जिसको, या फिर कोई ड्रंकर्ड पर्सन जो, जिस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर एनी लॉ, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास आता है
दीज पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्सन जो हमने ऊपर बात की, माइनर, lunatic, person disqualified from contracting by any law to which they are subject to contract, ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। These person are not competent to contract। सेक्शन 11 बात करता है कि ये पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। अब ये पर्सन कौन कौन से हैं? पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो कौन कौन से पर्सन होते हैं? पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। अब पर्सन कौन कौन से कॉम्पिटेंट होते हैं? ऊपर तो हमने बात की इनकॉम्पिटेंट पर्सन की, इनकॉम्पिटेंट पर्सन की, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पर्सन कौन कौन से कॉम्पिटेंट होते हैं? नंबर 1 मेजर, जिसकी एज जो है 18 साल से ऊपर की होती है। मेजोरिटी का मतलब होती है जिसकी एज 18 साल से ऊपर की होती है, वो मेजोरिटी में आता है। जिसका माइंड क्या है? साउंड माइंड है, जो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, तो ये पर्सन क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लुनेटिक एग्रीमेंट क्या होता है? लुनेटिक एग्रीमेंट क्या होता है, ये बात करते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल है वो लुनेटिक होता है। जो पागल है, अनसाउंड माइंड का है, वो लुनेटिक होता है। दैट इज टू से, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन is of unsound mind if at the time when he make the contract he is incapable of understanding it and of forming rational judgment as of fact of upon his interest। lunatic का मतलब होता है कि कोई पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो पागल है, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। पर्सन अनसाउंड माइंड का है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैपेबल नहीं है, उसको कैपेबल नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको कैपेबल नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के। अब आता है फ्लॉ इन द कंसेंट। हमने बात की थी कंसेंट। भाई जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए। दोनों पार्टी की जब सहमति होगी, दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, तभी जाके क्या होगा, दोनों पार्टी की जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों पार्टी की जब अच्छे से वो होगी, तो क्या होगा, तभी जाके का क्या होगा, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन अदर वर्ड, पार्टी शुड मीन द समथिंग इन द सेम सेंस और एग्री वॉलंटरली, कि भाई जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो दोनों क्या हो, एग्री होनी चाहिए। इट इज व्हेन देयर इज कंसेंट, जब पार्टी की क्या हो, कंसेंट हो। एक ने कुछ ऑफर किया, दूसरे ने ओके कर दिया, सब कुछ हो गया, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज व्हेन देयर इज अ कंसेंट बट द पार्टी आर सेड टू बी कंसीजस एड एडम, देयर इज माइंड हैव मेट, आपके जो दिमाग है मिलने चाहिए, तभी जाके तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नॉट ओनली कंसेंट इज रिक्वायर्ड बट देयर इज मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। कंसेंट होना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है फ्री कंसेंट होना, कि भाई आप किसी के जोर दबाव में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दीज एलिमेंट इफ प्रेजेंट मे विटिगेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाद में पता चला कि आपको जोर जबरदस्ती करके, आपको मिस रिप्रेजेंट करके, आपके साथ फ्रॉड होके किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। When this consent is wanting, the contract may turn out to be void and voidable according to the nature of the flaw in the contract।
Where there is no consent, there can be no contract as in case of mutual mistake. तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई जहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाए, फ्रॉड आ जाए, कोर्जन आ जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, फ्लो इन कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट होती है, आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती, आपकी सहमति फ्री नहीं होती। क्लियर है? अब आता है हमारे पास, आता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अब हमारे पास आता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड का मतलब होता है, फ्रॉड मींस इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एक्ट कमिट किया है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड मींस any of the following act committed by party to contract with his convenience or by his agent। कोई भी काम, जैसे आप क्या कर रहे हो, द सुजेशन फैक्ट, कोई भी आप फैक्ट बता रहे हो वो ट्रू नहीं है, आपने कोई फैक्ट था, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसको आपने कंसील कर लिया, बताया ही नहीं, आपने कोई प्रोमिस कर दिया जो आप करना नहीं चाहते पूरा, आपने आज प्रोमिस कर दिया लेकिन फ्यूचर में आप उसको पूरा नहीं करोगे, तो तब भी मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी डिसीव या एनी सच एक्ट और ओमिशन हैज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी द फ्रॉडुलेंट। तो अगर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीजें हैं, तो आप कहोगे आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, आपको मिसरिप्रेजेंट किया गया है, कि भाई आपने कोई फैक्ट बताया लेकिन वो फैक्ट ट्रू नहीं है, आपने क्या किया, कोई इंपॉर्टेंट चीज को कंसील कर दिया, जो चीज बतानी चाहिए थी उसको बताया ही नहीं, आपने झूठा प्रोमिस कर दिया, है ना, किसी को डिसीव करने के पर्पज से आपने कुछ भी उसको वो कर दिया। तो अगर ऐसी चीजें आप करते हो तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, आपकी क्या है, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो ये विलफुल होता है, ये क्या है, ये विलफुल होता है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में आप इतना ही करो, हमारी इसमें एक क्लास हो जाएगी, एक क्लास के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।